जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्येश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इससे संबंधित हमने 17 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। साथ में अन्य विषयों पर भी, खासकर उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित हमने समग्र वीडियो अपलोड किया है और अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। कृपया आप उसको जरूर देखें, उसका लाभ उठाएं। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा निवेदन है कि कृपया आप उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कोई आपको सुझाव देना हो तो, सजेशन देना हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप करें, और साथ में पसंद आए तो वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर करें। आते हैं हम विषय पर। हम चर्चा कर रहे थे संपत्ति अंतरण अधिनियम का, और उसमें आज हम चर्चा करेंगे धारा 35 का। धारा 35 ये कहता है कि निर्वाचन कब आवश्यक है। तो निर्वाचन है क्या? तो निर्वाचन का अगर जो देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है चुनाव करना। चुनाव का सेंस ये होता है कि जहाँ कोई दो वस्तुएं हों, उसमें से एक चीज़ का चुनाव करना, उसको निर्वाचन कहा जाता है। अब ये निर्वाचन का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि क्या उचित है और न्यायोचित है। मतलब ये एक प्रकार से समझिए कि अंतःचेतना का सिद्धांत इसको कहा जाता है, उस पर आधारित है। और यह अपने में साम्य के उच्चतम सिद्धांतों को समाविष्ट करता है। और साथ ही सादिक हुसैन बनाम हाशिम अली के मामले में कहा गया कि जो अंतःचेतना का सिद्धांत है वह मुस्लिम विधि पर लागू होता है। मतलब ये जो हुबहू जो नियम है, इस नियम को मुस्लिम विधि भले लागू न करे, लेकिन ये जो नियम है कि चुनाव करना किसी चीज़ का, तो चुनाव का जो नियम होता है वो मुस्लिम विधि पर भी लागू होता है। यही सादिक हुसैन बनाम हाशिम अली के मामले में कहा गया था। साथ में यह धारा जो है आंग्ल विधि के कूपर बनाम कूपर के वाद से संबंधित है, और उस चीज को हमारे यहाँ मनी बनाम मनी के मामले में लागू किया गया था। जो सिद्धांत इसमें दिए गए हैं वह सिद्धांत कूपर बनाम कूपर के मामले में विलक्षित होते हैं। साथ में उस सिद्धांत को हमारे यहाँ भारत में मनी बनाम मनी के मामले में लागू किया गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस धारा में है क्या। धारा ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई चुनाव करना होता है तो वो एक ही चीज का चुनाव कर सकता है, एक साथ दो चीजों का चुनाव नहीं कर सकता है। उसी सिद्धांत पर आधारित है। इस धारा में क्या है कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा अंतरण किया जाता है जो कि उसकी संपत्ति नहीं है, वो किसी अन्य की संपत्ति है, लेकिन उस अंतरण के माध्यम से जिसकी संपत्ति है उसको वो फायदा पहुंचाना चाहता है। तो अब उस व्यक्ति की जिसकी संपत्ति है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बात का चुनाव करे कि या तो फायदा को ग्रहण करे या फायदा को त्याग दे। यही इस पूरे अधिनियम का मेन है। मतलब एक प्रकार समझ लीजिए कि जो मेन इसका विषय वस्तु है वो यही है कि जिस व्यक्ति द्वारा अंतरण किया जा रहा है वह उसकी संपत्ति नहीं है, वो किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति है, और अंतरीति को चूंकि वो करना चाहता है, इसलिए जिसकी संपत्ति है उसको उसके एवज में कुछ फायदा प्रदान करना चाहता है उसी अंतरण के माध्यम से। तो उस अंतरण को अब चूंकि जिसकी संपत्ति है उसके पास दो ऑप्शन है, उस फायदा को प्राप्त करके उस अंतरण को पुष्ट कर दे या उसको रिजेक्ट कर दे, यही उसके पास ऑप्शन है। अब यदि उसको फायदा को प्राप्त कर लेता है, उसको पुष्ट कर देता है, तो वो अंतरण सफल हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन आती है कि उसको अंतरण को पुष्ट नहीं करता है, तब क्या होगा? तब की स्थिति में क्या होगा? तो जो फायदा उसने प्राप्त किया है उसको वापस करना होगा, यानी कि वो प्रत्याहृत हो जाएगा। जहाँ से अंतरक के पास जो फायदा उसने दिया था, जिसकी संपत्ति नहीं है उसको, वो उसी अंतरक के पास चला आएगा। अब इस अंतरण में एक और प्रश्न उठता है कि जो निराश अंतरिति है उसको क्या फायदा होगा, यानी कि उसको क्या रेमेडी मिलेगा।
तो इसी धारा में कह रहा है कि दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि यदि बिना प्रतिफल के वो अंतरण किया जा रहा है, उस कंडीशन में अंतरक या तो मर गया है निर्वाचन के करने के पूर्व, या दूसरा कंडीशन कह रहा है कि वो अगला कोई नवीन अंतरण करने के लिए अयोग्य हो गया है, कोई डिसेबिलिटी आ गई है। तो उस कंडीशन में क्या होगा। और तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जहां सब प्रतिफल अंतरण किया जा रहा है, मतलब जो अंतरिति है कुछ उसके बदले में प्रतिफल दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो ये कह रहा है कि इन दोनों कंडीशनों में जो इसके हित प्रतिनिधि होंगे, जो अंतरक के, उस संपत्ति के मूल्य के बराबर जो प्रतिफल है उतना प्रतिफल के रूप में अंतरिति को देना होगा। यही बात ये धारा कह रहा है। अब एक और बात ये कह रहा है कि निर्वाचन का जो तरीका होगा वो कैसे उसको प्राप्त किया, जानकारी होगी कि ये निर्वाचन कर रहा है। तो दो तरीके हैं, एक एक्सप्रेस तरीका है और एक इम्प्लाइड तरीका है। अब एक्सप्रेस तरीके में कोई ऐसा कार्य करके या कोई लिखत को एक्सेप्ट करके किया जा सकता है, और इम्प्लाइड में यह है कि वो इस तरीके का बिहेव करे कि ऐसे प्रतीत हो कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे कोई फायदा दिया गया, फायदा को एक्सेप्ट कर ले, कुछ ना बोले, या जो है इसमें बताया गया है कि 2 साल तक उसका यूज करता रहे, तब मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। या दूसरी तरीके ये बताए गए हैं कि उसको 1 साल के भीतर यदि कोई समय दिया गया है तो उसके युक्त समय के बीत जाने के पश्चात, या कोई समय नहीं दिया गया है तो 1 वर्ष के पश्चात उसको नोटिस दी जाएगी कि आप इसका चुनाव करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर उसका भी जवाब नहीं आता है तो मान लिया जाएगा कि वो निर्वाचन कर लिया है। तो यही पूरा का पूरा सिद्धांत है धारा 35 का। हम लोग उसको देखते हैं एक एक करके क्या है, बेयर एक्ट क्या कह रहा है। हमने केस लॉ का वर्णन कर ही दिया है, आप लोग उसको कमेंट्री जरूर पढ़िएगा। धारा 35 कह रहा है कि निर्वाचन कब आवश्यक होगा, जहां की कोई व्यक्ति ऐसे संपत्ति अंतरित करने की प्रव्यंजना करता है जिसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है, और उसी संव्यवहार के भाग रूप कोई फायदा उस संपत्ति के स्वामी को प्रदत्त करता है, वहां ऐसे स्वामी को निर्वाचन करना होगा कि वह या तो ऐसे अंतरण को पुष्ट करे या उससे विसम्मत हो, और तत्पश्चात कथित दशा में वह ऐसे प्रदत्त फायदे का त्याग करेगा, और इस प्रकार त्यक्त फायदा अंतरक या उसके प्रतिनिधि को ऐसे प्रत्यावर्तित हो जाएगा मानो वह व्यनित ही नहीं हुआ था। तो अभी जो हमने पहले कहा था, तो इसका पहला पैरा यही कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंतरण करना चाहता है, जो उसकी संपत्ति नहीं है, और उसके अंतरण का जो हो रहा है उसी संव्यवहार में जिसकी संपत्ति है उसको कोई फायदा देना चाहता है अंतरण के एवज में, तो उसको निर्वाचन करना होगा जिसकी संपत्ति है। निर्वाचन करने में क्या होगा कि वो अपने फायदे को ग्रहण करेगा और उसके अंतरण को पुष्ट करेगा, और ऐसा नहीं करता है तो फायदा वो पुनः उसके पास चला जाएगा जो अंतरक है, और ये माना जाएगा कि कोई अंतरण हुआ ही नहीं। अब जो दूसरी बात हमने कहा था कि जहां की अंतरण अनुग्रहिक है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का प्रतिफल की बात नहीं की गई है, बिना प्रतिफल का है अंतरण, और अंतरक निर्वाचन किए जाने से पहले मर गया है या नवीन अंतरण करने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया है, तो क्या होगा। दूसरा कह रहा है कि और उन सब दशाओं में जिसमें अंतरण प्रतिफलार्थ है, मतलब ये वो बाकी के अन्य जितने मामले हैं जिसमें प्रतिफल दिया गया है, तो निराश अंतरिति को प्रतिफल की रकम या उस संपत्ति के जिसे उसको अंतरित किए जाने का प्रयत्न किया गया था मूल्य को चुका देने के भार के अधीन ही वह फायदा प्रवर्तित होगा। मतलब इस दो कंडीशन में क्या होगा, जो इसका दृष्टांत है बहुत ही अच्छा दृष्टांत दिया गया है और बहुत इजी वे में समझने लायक है। ये कह रहे हैं कि सुल्तानपुर का खेत ग की संपत्ति है और उसका मूल्य 800 रुपये है। क उसे दान की लिखत द्वारा ख को अंतरित करने की प्रव्यंजना करता है, यानी कि ये अनुग्रहिक है, इसमें किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं है। मूल्य उसकी 800 है, जो संपत्ति अंतरित करना चाहता है अंतरक, जो जिसकी संपत्ति उसकी नहीं है, लेकिन उसका मूल्य 800 रुपया है और ये अनुग्रहिक है, यानी कि बिना प्रतिफल के है, दान किया जा रहा है। और उसी लिखत द्वारा ग को 1000 रुपये देता है, मतलब कि जिसकी संपत्ति है उसको। ग खेत को अपने पास रखना निर्वाचित करता है, 1000 रुपये का दान उसके
समावृत हो जाता है। मतलब अगर जो ग अपने पास खेत रखना निर्वाचन करे, मतलब उसको डिनाई करे कि हम नहीं इसको देंगे, तो वो जो खेत है उसी के पास रह जाएगा और 1000 रुपया जो उसको दिया जा रहा था वो प्रत्याहरित होकर के अंतरक के पास चला आएगा। अब दूसरा कंडीशन इसका क्या कह रहा है कि उसी मामले में क निर्वाचन के पहले मर जाता है तो उसका प्रतिनिधि 1000 रुपये में से 800 रुपये ख को देगा। यानी कि जो प्रतिफल की रकम है 800 रुपये वो उसको देने होंगे। किसको? निरासंतरिति को, क्योंकि उसको तो दान में वो संपत्ति मिला नहीं। तो जितनी उसकी संपत्ति की मूल्य है उस संपत्ति को उसके हित प्रतिनिधि को देना होगा, अंतरिति को। अब ये कह रहा है कि इस धारा के प्रथम पैरा का नियम लागू होता है चाहे अंतरक वह विश्वास करता हो या न करता हो। जिसका अंतरण करने की वह प्रवंजना करता है वह स्वयं उसकी अपनी है। मतलब ये कोई मायने नहीं रखता है, जो अंतरक है वो विश्वास करता है कि उसकी संपत्ति है कि नहीं है। बस उसके मन में आया कि इसको अंतरण करना चाहिए और अंतरण करने का एक ट्रांजैक्शन कर दिया और उस ट्रांजैक्शन में जो मुख्य मेन स्वामी है उसको फायदा प्रदान करता है। अब एक और बात कर रहा है कि इस जो व्यक्ति किसी संव्यवहार के अधीन कोई फायदा सीधा नहीं लेता किंतु उसके अधीन फायदा उसे परतः व्युत्पन्न होता है, उसे निर्वाचन करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके कहने का सेंस ये है कि जैसे ए अंतरण करना चाहता है उस संपत्ति का जिसका बी का संपत्ति है। अब बी को डायरेक्ट न करके फायदा उसके पुत्र को फायदा पहुंचा देता है। जैसे मान लीजिए कि बी के पुत्र को 1000 रुपया दे देता है और अपेक्षा करता है कि बी उसको पुष्ट करे। तो ये जरूरी नहीं है कि अब उसको पुष्ट करे, क्योंकि ये जो स्पष्ट मतलब ये जो बात कह रहा है कि जो व्यक्ति किसी संव्यवहार के अधीन कोई फायदा सीधा नहीं लेता किंतु उसके अधीन फायदा उसे परतः व्युत्पन्न होता है, उसे निर्वाचन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसे मामले में निर्वाचन करने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो निर्वाचन सीधे सीधे होगा जब उसको फायदा दिया जाएगा। किसी अन्य को फायदा पहुंचा करके उसे निर्वाचन की डिमांड नहीं की जा सकती है। और उसके बाद कह रहा है कि जो व्यक्ति अपनी किसी एक हैसियत में कोई फायदा उस संव्यवहार के अधीन लेता है वह किसी अन्य हैसियत में उसे विसम्मत हो सकेगा। मतलब जिस व्यक्ति जो ओनर है उसकी यदि कोई 2 हैसियत है एक साथ, जैसे एक हैसियत प्रशासक के रूप में एक हैसियत मालिक के रूप में है, तो यदि चाहे तो एक हैसियत में उसको एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरे हैसियत में उसको डिनाई भी कर सकता है, यानी कि निर्वाचन का उसको जो है रिफ्यूज कर सकता है। यही बात ये कह रहा है। अब इसके अपवाद दिए गए हैं। अपवाद ये कह रहा है कि यदि कोई फायदा उसको दिया जा रहा है, विशिष्ट फायदा, और उस फायदे के कोई अतिरिक्त फायदा भी उसको दिया जा रहा है, तो जब उस निर्वाचन का जो प्रत्यक्ष करेगा तो जो विशिष्ट फायदा है वही प्रत्यक्ष फायदा उसको होगा, लेकिन जो अतिरिक्त फायदा है उसके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए इसी उदाहरण को दे देते हैं, जो सुल्तानपुर का खेत ग की संपत्ति है और उसका मूल्य 800 रुपये है। क उसे दान की लिखा द्वारा ख को अंतरित करने की प्रबंधना करता है और उसी लिखा द्वारा ग को 1000 रुपये देता है और साथ में एक साइकिल भी दे देता है अतिरिक्त, जो कि वो कह रहा है कि ये अलग से मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब यदि उसका निर्वाचन वो नहीं कर रहा है तो 1000 रुपया तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो क्या साइकिल भी होगा? तो यही कह रहा है अपवाद में कि नहीं, साइकिल ये अतिरिक्त के रूप में है और ये निर्वाचन से इसका कोई लेना देना नहीं है और वो इस पे बाध्यकारी नहीं होगा। दूसरी बात ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति को फायदा प्रदत्त किया गया है उस शक्ति का प्रतिग्रहण ही अंतरण की पुष्टि के लिए उस द्वारा किया गया निर्वाचन गठित करता है। मतलब जब वो प्रतिग्रहण कर लेता है जो फायदा है तो उसका निर्वाचन मान लिया जाएगा कि उसने पुष्ट कर दिया, माने जो अंतरण है उसको पुष्ट करने का निर्वाचन कर लिया। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि वह निर्वाचन करने के अपने कर्तव्य को जानता हो और उन परिस्थितियों को जानता हो जो निर्वाचन करने में किसी युक्तिमान मनुष्य के निर्णय पर प्रभाव डालती है, अथवा यदि वह उन परिस्थितियों की जांच करने का अधित्यजन करता है, तब भी मान लिया जाएगा कि वह उसका निर्वाचन कर लिया है।
क्योंकि जहां उस किसी व्यक्ति को इस बात की जिम्मेदारी है कि किसी चीज़ की जांच पड़ताल कर ले कि उसके साथ क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, और वो नहीं करता है, यानी कि उसके जो उन परिस्थितियों को जांच करने की उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, उसका अवित्याग कर देता है, यानी कि वेब कर देता है, तभी ये मान लिया जाएगा कि उसने पुष्ट किया है उस निर्वाचन को। अब इसके बाद ये कह रहा है कि एक और बात, कि यदि वह व्यक्ति जिसे वो फायदा प्रदत्त किया गया है विसम्मति अभिव्यक्त करने के लिए कोई कार्य किए बिना उसका भोग 2 वर्ष तक कर लेता है, तो ऐसा ज्ञान या अभित्यजन प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में उपधारित कर लिया जाएगा। मतलब वो कुछ निर्वाचन के बारे में स्पष्ट तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन जो उसको फायदा दिया गया है उसको वो 2 वर्ष तक उपयोग करता है, और इस तरीके से उपयोग करता है कि उस रूप में उसको वापस न किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए कि अभी इसमें जो उदाहरण दिया गया है, कोयले की खान दी गई है उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की संपत्ति है, और उससे कहा गया है कि आप उसका अंतरण कर दें, उस व्यक्ति को निर्वाचन करते हुए उस अंतरण को पुष्ट कर दें, तो वो कुछ करता नहीं है, लेकिन जो खान उसको दिया गया है कोयले का, उसका 2 वर्ष तक उपयोग करता है, और उपयोग इस कदर करता है कि पुनः उसको उस हालत में वापस न किया जाए, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने इस अंतरण को पुष्ट कर दिया है, मतलब निर्वाचन कर लिया है। और इसके बाद ये करे कि ऐसा ज्ञान या अधित्यजन उसके किसी ऐसे कार्य से अनुमत किया जा सकेगा जिसने उस सम्मति में जिसके अंतरित करने की प्रयोजना की गई है हितबद्ध व्यक्तियों को उसी दशा में रखना असंभव बना देता है जिसमें वे होते यदि वह कार्य न किया गया होता। जैसे हमने एक उदाहरण दिया कि कोई ऐसा चीज है जो उसको दिया गया और उसको वो ऐसा यूज किया है कि वह फिर उसको वापस उस रूप में संभव ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, निर्वाचन मान लिया जाएगा। अब इसके बाद से दृष्टांत है जो हमने बताया है, और दृष्टांत के बाद जो आखिरी बात है वो ये कह रहा है कि यदि वह अंतरण की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अंतरण की पुष्टि करने या उसे विसम्मति का अपना आशय अंतरक या उसके प्रतिनिधि को जता नहीं देता, तो अंतरक या उसकी प्रतिनिधि उस कालावधि के अवसान पर उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह निर्वाचन करे, और यदि वह ऐसा अपेक्षा की प्राप्ति के पश्चात उपयुक्त समय के भीतर उसका पालन नहीं करता, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अंतरण की पुष्टि करने का निर्वाचन कर दिया है। अब इसके कहने का तात्पर्य ये है कि 1 साल तक उसने कुछ नहीं किया, ना तो यूज किया उस फायदे को जो उसको फायदा दिया जा रहा था, और ना ही उसने निर्वाचन का स्पष्ट कोई बात कहा कि हम निर्वाचन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर जो जहाँ कोई 1 वर्ष के भीतर का समय दिया गया है तो उस समय के भीतर करना होगा। जहाँ समय निर्दिष्ट नहीं है वहाँ यह धारा 35 का अंतिम पैरा कह रहा है, नहीं सॉरी लास्ट से पहला पैरा, कि उसको 1 वर्ष के बाद नोटिस दिया जाएगा अंतरक द्वारा या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा कि आप निर्वाचन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब वह या तो निर्वाचन करता है तो उसके बाद क्या स्पष्ट वो उल्लेख करेगा, नोटिस का जवाब देगा, और यदि उपयुक्त समय कोई है उसमें व्यतीत हो जाता है और वो कुछ उसके बाद भी जवाब नहीं देता है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो मौन स्वीकृति दे दिया है और निर्वाचन कर लिया है। अब यही बात कह रहा है। और आखिरी इसका पैरा कह रहा है कि निरोग्यता की दशा में निर्वाचन उस समय तक मुलतवी रहेगा जब तक कि उस निरोग्यता का अंत नहीं हो जाता या जब तक निर्वाचन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाता। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको निर्वाचन करना है वह किसी डिसेबिलिटी के अधीन आ जाता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे वो निर्वाचन उस समय तक नहीं करता है, तो क्या होगा, तो उस समय तक उसका इंतजार किया जाएगा। यदि अंतरक चाहता है उस अंतरण के माध्यम से उसका निर्वाचन कराना, तो उस समय तक इंतजार करना होगा कि जब तक वो ठीक ना हो जाए या कोई ऐसी उसके जगह पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ना आ जाए जो कि निर्वाचन करने के लिए तैयार हो। तो ये पूरा का पूरा धारा 35 हम लोगों ने देखा कि निर्वाचन क्या होता है, निर्वाचन कैसे किया जाता है, निर्वाचन किन परिस्थितियों में मान लिया जाता है, और निर्वाचन यदि रिफ्यूज होता है तो क्या होता है, उसका परिणाम इफेक्ट क्या होता है, और यदि इफेक्ट में निराश रीति को यदि कोई अनुग्रहिक है यानी कि बिना प्रतिफल के है तब उसको क्या फायदा मिलता है, या प्रतिफल के साथ है तब क्या फायदा मिलता है। मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरी बातें जरूर समझ में आई होंगी,
बैरेक्ट जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये विषय है। कमेंट्री भी पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।